Welcome to Law Talk Hub, your trusted companion in the world of law and justice. यहाँ हम सरल भाषा में समझाते हैं कानून की किताबें, ऐतिहासिक फैसले और संविधान की गहराइयाँ. Stay tuned for deep insights, real cases, and courtroom brilliance. Let's begin today's legal journey. एक टूटा हुआ वादा, क्या ये सिर्फ दिल टूटने की बात है या फिर किसी की जिंदगी बर्बाद कर देने वाला एक जुर्म? ये एक ऐसा सवाल है जो आज के दौर में बहुत अहम हो गया है, क्योंकि एक छोटी सी गलतफहमी किसी की पूरी जिंदगी पर भारी पड़ सकती है. तो चलिए, आज हम सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही जरूरी और हालिया फैसले की गहराई में चलते हैं. इसके अंत तक आपको ये बिल्कुल साफ हो जाएगा कि कानून के नज़र में एक झूठे वादे और एक टूटे हुए वादे के बीच जमीन आसमान का फर्क क्यों है, और ये जानना हम सबके लिए इतना जरूरी क्यों है. तो सवाल यही है, वो कौन सी महीन सी लकीर है जो एक टूटे हुए दिल को एक आपराधिक मामले से अलग करती है? एक तरफ है एक निजी मामला, दिल टूटने का दर्द, और दूसरी तरफ एक बेहद संगीन क्रिमिनल चार्ज जिसमें किसी की इज्जत, करियर और पूरी जिंदगी दांव पर लग जाती है. इन दोनों के बीच फर्क करना आसान नहीं है, लेकिन बेहद जरूरी है. चलिए देखते हैं कि इस मुश्किल पहेली को सुप्रीम कोर्ट ने कैसे सुलझाया. चलिए अब सीधे उस केस की बात करते हैं जिसने इस पूरी बहस को फिर से शुरू कर दिया है. मामला है प्रमोद कुमार नवरत्न बनाम छत्तीसगढ़ राज्य का. लेकिन इस केस में एक बहुत ही दिलचस्प पेंच है, एक ऐसा ट्विस्ट जो सब कुछ बदल देता है. यहाँ जिन्होंने आरोप लगाया और जिन पर आरोप लगा, दोनों ही पेशे से वकील थे. जरा सोचकर देखिए, जब कानून के जानकार ही एक दूसरे को अदालत में ले आए तो मामला कितना पेचीदा हो जाता है ना. ओके, तो किसी भी केस की सच्चाई उसकी टाइमलाइन में छिपी होती है. तो चलिए इस केस के फैक्ट्स को एक एक करके देखते हैं. सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अब यहाँ पर एक ऐसा पॉइंट है जिसे आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है. यही पूरे केस का टर्निंग पॉइंट है. जब उनका अफेयर शुरू हुआ, उस पूरे समय वो महिला कानूनी तौर पर शादीशुदा थी. सिर्फ इतना ही नहीं, उनकी तलाक की अर्जी भी खारिज हो चुकी थी और मामला अपील में था. ये एक छोटा सा लीगल पॉइंट जैसा लगता है, लेकिन आप आगे देखेंगे कि इस एक फैक्ट ने पूरे केस को कैसे पलट कर रख दिया. तो यहाँ पर दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां सामने आती हैं. एक क्लासिक उसने ये कहा उसने वो कहा वाली सिचुएशन. महिला का कहना है कि मुझे शादी का झूठा वादा करके धोखा दिया गया और ये रेप है. वहीं आदमी का डिफेंस है कि ये सब झूठ है, हमारा रिलेशनशिप सहमति से बना था, जब चीजें खराब हो गई तो वो मुझे ब्लैकमेल करने लगी. अब अदालत के सामने सबसे बड़ा चैलेंज यही था, इन दो बिल्कुल उल्टी कहानियों में से सच्चाई को कैसे ढूंढा जाए. ठीक है, तो हमने केस के फैक्ट्स और दोनों पक्षों की कहानी समझ ली. ये था बैकग्राउंड. लेकिन अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, कि इस मामले में लॉ यानी कानून आखिर कहता क्या है. क्योंकि अदालत का फैसला भावनाओं पर नहीं, कानून के सिद्धांतों पर आधारित होता है. तो चलिए इस लीगल पजल को सॉल्व करते हैं. इस पूरे केस का, और असल में ऐसे हर केस का सेंट्रल पॉइंट एक ही शब्द है, कंसेंट यानी सहमति. अब कानून कहता है कि सहमति पूरी तरह से आजाद, अपनी मर्जी से और सच्चाई पर आधारित होनी चाहिए. अगर आप किसी से झूठ बोलकर या कोई जरूरी फैक्ट छिपाकर हाँ कहलवाते हैं तो कानून उस हाँ को हाँ नहीं मानता. इसे कहते हैं मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट. और शादी का झूठा वादा इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल हो सकता है. मतलब अगर कोई शुरू से जानता है कि उसे शादी नहीं करनी, लेकिन सिर्फ फिजिकल रिलेशनशिप के लिए वादा करता है, तो वो सहमति कानूनी तौर पर वैलिड नहीं है. और देखिए, यहीं पर कानून एक बहुत बहुत जरूरी लाइन खींचता है. इस फर्क को समझना सबसे जरूरी है. एक तरफ है फॉल्स प्रॉमिस यानी झूठा वादा. इसका मतलब है कि वादा करते समय ही आपकी नीयत खराब थी, शादी करने का इरादा था ही नहीं, वादा सिर्फ एक बहाना था. ये एक क्रिमिनल ऑफेंस है. और दूसरी तरफ है ब्रीच ऑफ प्रॉमिस यानी वादा तोड़ना. इसका मतलब है कि जब आपने वादा किया तब आपका इरादा नेक था, आप शादी करना चाहते थे, लेकिन बाद में हालात बदल गए या आपका मन बदल गया. ये दिल जरूर तोड़ता है, लेकिन ये क्राइम नहीं है. तो एक है धोखा और दूसरा है बदलता हुआ मन. कानून इन दोनों को एक तराजू में नहीं तोलता. और इसी फर्क पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस जजमेंट में बहुत जोर दिया है. कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा, और मैं कोट कर रहा हूं, हर टूटे हुए वादे को एक झूठा वादा मान लेना और किसी पर सेक्शन 376 के तहत मुकदमा चलाना एक बेवकूफ़ी होगी. इसका सीधा सा मतलब ये है कि हर रिलेशनशिप जो शादी तक नहीं पहुंचा, उसे हम क्रिमिनल केस नहीं बना सकते.
ऐसा करना इस कानून का गलत इस्तेमाल होगा। तो अब तक हमने लीगल थ्योरी समझ ली। झूठा वादा क्राइम है, टूटा हुआ वादा नहीं। सिंपल। लेकिन अब हम आते हैं इस केस के सबसे एक्सप्लोसिव पार्ट पर, एक ऐसा फैक्ट जिसने इस केस का रुख ही मोड़ दिया। यहां से चीजें बहुत दिलचस्प होने वाली है। याद है प्रोसिक्यूशन का पूरा केस किस चीज पर टिका था? सिर्फ एक बात पर कि आदमी ने शादी का झूठा वादा किया। और सुप्रीम कोर्ट ने इस एक आधार को ही हिला दिया। कोर्ट ने एक ऐसा सवाल उठाया जिसने पूरे केस को पलट दिया। कोर्ट ने कहा, जिस वादे को आप झूठा कह रहे हैं वो वादा तो लीगली इम्पॉसिबल था, यानी उसे तो पहले दिन से ही पूरा नहीं किया जा सकता था। अब आप सोच रहे होंगे, ऐसा क्यों? वो वादा इम्पॉसिबल क्यों था? जवाब छिपा है हिंदू मैरिज एक्ट में। देखिए, भारत का कानून बिल्कुल साफ है। अगर आप पहले से शादीशुदा हैं और आपका तलाक नहीं हुआ है तो आप दूसरी शादी नहीं कर सकते। इसे बाइगेमी कहते हैं और ये गैर कानूनी है। और इस केस में क्या था? महिला कानूनी रूप से शादीशुदा थी, उनका तलाक फाइनल नहीं हुआ था, तो इसका मतलब वो आदमी उनसे कानूनी तौर पर शादी कर ही नहीं सकता था, चाहे वो कितना भी चाहता हो। इसलिए शादी का वादा ही कानूनी रूप से असंभव था। ठीक है, तो अब ये बात साफ हो गई कि वादा कानूनी रूप से असंभव था। अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस एक पॉइंट को लेकर अपने लॉजिक को कैसे बिल्ड किया। चलिए, कोर्ट की रीजनिंग को स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन करते हैं। कोर्ट ने सबसे पहले एक बहुत ही कॉमन सेंस वाला सवाल पूछा। उन्होंने कहा, देखिए, जो शिकायत करता है वो खुद एक एडवोकेट हैं, एक वकील हैं, उन्हें मैरिज लॉज की जानकारी है। तो क्या यह माना जा सकता है कि एक वकील को कोई ऐसा वादा देकर धोखा दे सकता है जिसके बारे में वो खुद जानती हैं कि ये कानूनी तौर पर पूरा हो ही नहीं सकता? और इसी पॉइंट पर कोर्ट ने अपने जजमेंट में लिखा, और ये बहुत ज़रूरी लाइन है, ये मानना बहुत मुश्किल है कि शिकायतकर्ता, जो खुद एक वकील हैं, कानून की स्थिति से अनजान थी और इसलिए उन्हें धोखा दिया गया। यानी कोर्ट का मानना था कि उन्हें इस लीगल अड़चन के बारे में पूरी जानकारी थी। तो इस लॉजिक से कोर्ट अपने पहले नतीजे पर पहुंचा। याद है, हमने मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट की बात की थी। कोर्ट ने कहा कि यहाँ पर वो अप्लाई ही नहीं होता। क्यों? क्योंकि जब दोनों पार्टियों को वकील होने के नाते ये पता था कि शादी लीगली पॉसिबल ही नहीं है, तो सहमति शादी की गलतफहमी पर आधारित कैसे हो सकती है? जो चीज़ मुमकिन ही नहीं, उसकी गलतफहमी कैसी? और इसीलिए कोर्ट ने इस मामले को एक क्रिमिनल ऑफेंस नहीं माना। कोर्ट ने कहा, ये एक आपसी सहमति से बना रिश्ता था जो खराब हो गया। ये दो वयस्कों के बीच का एक निजी मसला है। इसमें स्टेट या पुलिस का कोई रोल नहीं होना चाहिए। ये क्राइम नहीं, एक पर्सनल डिस्प्यूट है। लेकिन कोर्ट सिर्फ इस केस पर फैसला देकर रुका नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने इस मौके का इस्तेमाल एक बड़े सामाजिक मुद्दे पर टिप्पणी करने के लिए भी किया। एक ऐसा ट्रेंड जो हमारे समाज और न्याय व्यवस्था के लिए एक वार्निंग बेल है। कोर्ट ने अपने फैसले में एक चिंताजनक प्रवृत्ति यानी डिस्क्वाइटिंग टेंडेंसी का जिक्र किया। कोर्ट ने पाया कि आजकल एक ट्रेंड सा बन गया है कि जब भी कोई रिलेशनशिप टूटता है तो उसे क्रिमिनल केस का रंग दे दिया जाता है। लोग निजी बदला लेने के लिए या दूसरे को परेशान करने के लिए रेप जैसे गंभीर कानूनों को एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। कोर्ट ने आगे चेतावनी दी कि जब रेप जैसे गंभीर कानून का गलत इस्तेमाल होता है तो इसके दो बड़े नुकसान होते हैं। पहला, ये रेप जैसे संगीन अपराध की गंभीरता को कम कर देता है। इससे असली पीड़ितों की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठने लगते हैं। और दूसरा, जिस आदमी पर झूठा आरोप लगा है उसकी जिंदगी पर एक ऐसा कलंक लग जाता है जो शायद कभी नहीं मिटता। ये एक गंभीर अन्याय है। तो इन सारी दलीलों के बाद सुप्रीम कोर्ट अपने अंतिम फैसले पर पहुंचा। उन्होंने हाईकोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया और अपीलकर्ता के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर और सारी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स को खत्म कर दिया। यानी उन पर लगे सभी आरोप हटा दिए गए। और ये फैसला हम सब के लिए एक बहुत ज़रूरी सवाल छोड़ जाता है। जब हम सबसे संगीन जुर्म के कानून को निजी लड़ाइयों को निपटाने के लिए इस्तेमाल करने लगते हैं तो एक समाज के तौर पर हम इसकी क्या कीमत चुकाते हैं? क्या इससे हमारा पूरा न्याय का सिस्टम कमज़ोर नहीं पड़ता? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम एंड फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ लॉ टॉक हब। नए वीडियो और न्यायिक ज्ञान के लिए जुड़े रहिए। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट वन।